व्यू 360 में व्हाइट हाउस का कश्मीर हमले के बाद पाकिस्तान से एक बार फिर दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म करने का मुतालबा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान कल से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी रडार पर। और जानेंगे कि हॉलीवुड ने इस दफा दुनिया को किस तरह एंटरटेन किया। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्ला खालिद। व्हाइट हाउस ने कल भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला पुलवामा में होने वाले खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत की है। अपने बयान में व्हाइट हाउस ने कहा है कि पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द गिरोह के इस भयानक हमले की शदीद मज़म्मत करता है, जिसमें 40 अफराद हलाक हुए। बयान में हलाक होने वालों के ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार भी किया गया और उसके साथ साथ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए तमाम ग्रोहों की सपोर्ट और पनाहगाहें मुहैया करने के लिए बंद करे। गुज़िश्ता रोज़ एक फ़ौजी काफ़िले पर होने वाले दहशतगर्दी के इस हमले में भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस के कम अज़ कम 40 एहलकार हलाक हो गए थे और उसे अपने इलाके में बदतरीन नौइयत का हमला कहा जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद ने कबूल की थी। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की आज़ादी के मकसद से कायम की गई जैश ए मोहम्मद को अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई ममालिक दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। तंजीम अपने क़याम के बाद से कई अहम भारतीय टारगेट्स पर बड़े हमले कर चुकी है। जैश ए मोहम्मद के बानी मसूद अज़हर ने उसे 1999 में भारत से अपनी रिहाई के बाद कायम किया था। तंजीम तालिबान की अफ़गानिस्तान में नेटो अफवाज के खिलाफ मुज़ाहमत की सपोर्ट भी करती आई है। उधर पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए भारत ने तजारत के ज़ुमरे में पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस वापस ले लिया है। पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए हमले की मज़म्मत की है। भारत की जानिब से मज़ीद इक़दाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें आज पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की इंडियन वज़ारत ख़ारजा में तलबी भी शामिल है। इस सूरत हाल और इसके मुमकिना असरात पर हम बात करेंगे सीनियर सिक्योरिटी और पॉलिटिकल एनालिस्ट रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई से। यूसुफ़ज़ई साहब, सेनेटर रहमान मलिक की बात जिस तरह से आपने शायद सुनी हो पाकिस्तान के मीडिया पे, उसमें कहा गया ख़ास तौर पे कि इंडिया में इलेक्शंस हैं, उस वजह से जो है पाकिस्तान पे ब्लेम ज़्यादा आ रहा है ताकि ये बॉर्डर जो है वो काफ़ी हद तक गर्म किया जा सके और इस बॉर्डर पे हालात ख़राब किए जा सकें। आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं? देखिए, जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अभी अगर वाकई ये दावा सच है तो फिर तो जो बाकी इसकी तौजीहात हैं कि भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं या इसमें कोई भारत का हाथ है, मेरे ख़्याल में इसको नहीं माना जाएगा। अगर जैश ए मोहम्मद हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करती तो फिर शायद इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हो सकती थी। और मैं समझता हूँ कि इंतखाबात तो हो रहे हैं, अभी इंतखाबी कैंपेन इतनी तेज़ भी नहीं हुई जी। तो अगर मज़ीद इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर ज़ाहिर है बीजेपी उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं समझता कि ये इंतखाबात की वजह से ये हमला हुआ है। और रहमान मलिक साहब ने कहा क्या, आइए सुन लेते हैं, शायद उसके बाद हम कुछ और जो कमेंट्स हैं उससे निकाल सकें। पाकिस्तान इसको कंडेम भी करता है और किसी किस्म की वायलेंस अपने साइल से ना इजाजत दी है, ना इजाजत हम देंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने इलेक्शन से पहले शुरू किया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया का मीडिया कह रहा है कि उन्होंने 5 पॉइंट्स बनाए। नंबर 1 कि कोई ऐसी बॉर्डर पे एस्केलेशन की जाए जिससे हालात व वाक़यात खराब हों और जंग जैसी सिचुएशन हो, ताकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को उसके इलेक्शन में कार्रवाई के बाद एक पॉइंट स्कोरिंग मिल जाए। यूसुफ़ज़ई साहब, किस्सा ये भी आपने सुन लिया रहमान मलिक साहब ने जिस तरह से कहा, और उसके साथ साथ व्हाइट हाउस की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई, इंडिया की जानिब से भी जो है खासी हद तक जो बात हो रही है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही सर्टनली जाती है। रहमान मलिक साहब का पर्सपेक्टिव अपनी जगह पे, लेकिन भारत और अमेरिका एक ही पेज पे इस वक्त नज़र आते हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो अब तक रोल प्ले किया अपना अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस के लिए, और ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब भी जर्मनी जाने से पहले कह रहे थे कि हम काफ़ी हद तक जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं उनको बेहतर कर रहे हैं, इस पूरे किस्से में, इस पूरे एलिमेंट के बाद इस प्रोसेस पे कुछ असर पड़ सकता है?
देखिए, अमेरिका की तरफ से जो एक मजम्मत का बयान आया है वो कोई नई बात नहीं है। अमेरिका पहले भी ये मुतालबा पाकिस्तान से कर चुका है कि पाकिस्तान अपने यहाँ दहशत गर्दों और मिलिटेंट्स की जो महफूज पनाहगाहें हैं उनको ख़त्म करे। तो ये मुतालबा दोहराया गया है और ये हम समझते हैं, ये सच है बात। यूसुफ जई साहब, आपको प्रॉपर्ली सुन नहीं पा रहे, शायद स्काइप की कॉल में कोई मसला है, दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब की जानिब से कहा गया कि जिस तरह से मज़म्मती बयान अमेरिका की तरफ से आया है, ये एक रूटीन प्रोसेस है, इस तरह का कोई भी वाक़या होता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह के बयान जो हैं वो जारी किए जाते हैं। दूसरी जानिब म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है जो इतवार तक जारी रहेगी। 400 के लगभग सियासतदान और माहिरीन इस सलामती कॉन्फ्रेंस में तनाज़ात के मुमकिन हल के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। तकरीबन 30 ममालिक के सरबराहान और इस 80 के करीब दिफा और खारजा अमूर के वजीर भी इस सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इस बार के अहम मौज़ूआत में शाम और अफगानिस्तान के अलावा यूक्रेन और ईरान भी बहस में शामिल हैं। अफगानिस्तान के अमन अमल के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अफ़गान सदर अशरफ गनी से मुलाकात भी मुतवक्के है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। 31 अगस्त 1985 को पैदा होने वाले मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त अरब दुनिया के ताकतवर तरीन रहनुमा समझे जाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान को 2009 में शाह सलमान, जो उस वक्त रियाद के गवर्नर थे, उनका मुशीर बनाया गया था और इसके बाद उनका वज़ीर दिफा तक का सफ़र 2015 में मुकम्मल हुआ। इस वक्त वो वली अहद हैं और शाह सलमान की बीमारी के बायस हुकूमत वही चला रहे हैं। 21 जून 2017 को शाह सलमान अपने भतीजे को हटाकर अपने बेटे और वजीर दिफा मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद का दर्जा देते हैं। कुछ ही माह बाद नवंबर में कई सऊदी शहजादे, वुज़रा और बड़े बड़े बिजनेसमैन एंटी करप्शन मुहिम के दौरान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सऊदी अरब में जिद्दत पसंदी और मुआशी तरक्की लाने की कोशिशों में खवातीन को ड्राइव करने की इजाजत मिलती और मुल्क में सिनेमाज खोले जाते हैं, मगर खवातीन के हकूक की कुछ सरगर्म कारकुन कई माह से जेलों में हैं। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी इत्तेहाद 2015 से यमन में हौसी बागियों से लड़ रहा है, जिन्हें ईरान की हिमायत हासिल है। जंग के बाद यमनियों की अक्सरियत बदतरीन कहत के दिहाने पर खड़ी है। मई 2018 में जब अमरीका ईरान के साथ बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहदे से अलग होने का ऐलान करता है तो सऊदी अरब इसकी हिमायत करता है। सऊदी अरब खबरदार कर चुका है कि अगर तेहरान ने एटमी हथियार बनाए तो रियाज भी पीछे नहीं रहेगा। 5 जून 2017 को सऊदी अरब कतर पर दहशतगर्दी की हिमायत का इल्जाम आयद करके इसका बॉयकॉट कर देता है। ये बॉयकॉट अब भी जारी है। नवंबर 2017 में लबनान के वजीर आजम साद हरेरी रियाज में मुस्ताफी होने का ऐलान करते हैं और लबनान पर ईरान की गिरफ्त को इसकी वजह करार देते हैं। हरेरी कई रोज बाद फ्रांस की मदद से वतन वापस लौटते हैं और अपना इस्तीफा वापस ले लेते हैं। तुर्की के सऊदी कौंसल खाने में 2 अक्टूबर 2018 को वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी जमाल खशोगी की गुमशुदगी और कत्ल के वाक़े के बाद मोहम्मद बिन सलमान को बैनुल-अक़वामी दबाव का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी वली अहद को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर चुके हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के दौरे में 8 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान में अगले 5 सालों के दौरान 21 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तानी हुकूमत सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स का कर्जा पहले ही ले चुकी है, जबकि सऊदी हुकूमत की जानिब से 3 अरब डॉलर्स का तेल 2021 तक हर साल मौखर अदायगियों पर भी पाकिस्तान को मिल रहा है। तकरीबन 21 अरब डॉलर्स की जो सरमायाकारी सऊदी अरब से मुतवक्के है, इसका ज़्यादातर हिस्सा तवानाई के शोबे के लिए है। रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, रिन्यूएबल एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज के शोबे में ख़ास तौर पे जो है तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा ज़राअत के शोबे में भी सरमायाकारी की बातें की जा रही हैं। वाशिंगटन में ऐवान नुमाइंदगान या हाउस और सेनेट दोनों ने गुज़िश्ता रोज़ बॉर्डर सिक्योरिटी बिल पर मंजूरी दे दी है और इस बिल की मंजूरी से अमरीकी हुकूमत का एक और मुमकिन शटडाउन टल सकता है। जो कि फंड्स मंजूर हुए हैं वो सदर ट्रंप की ख्वाहिश के मुताबिक मैक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर के लिए काफ़ी नहीं है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज इस बिल पर दस्तखत कर देंगे, लेकिन इसके साथ ही वो मुल्क में नेशनल इमरजेंसी भी नाफिज कर सकते हैं।
اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز کیا ہیں؟ کیپٹل ہل پہ سحر ماجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سحر، کتنے امکانات ہیں اس بل پر سائن ہونے کے؟ جی اسد، صدر ٹرمپ کے پاس آج جمعے کے روز رات 12 بجے تک کا وقت ہے اس بل کی منظوری کے لیے، اور ممکن ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی امریکہ میں نیشنل ایمرجنسی بھی نافذ کر دیں۔ اس امکان کا اظہار سینٹ کے اکثریتی رہنما مچ میکونل نے کل کیا ہے۔ میری ابھی ہی صدر ٹرمپ سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے بل کی منظوری دینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ نیشنل ایمرجنسی بھی نافذ کرنے کا اعلان کریں گے، اور میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ میں اس فیصلے میں ان کے ساتھ ہوں۔ دونوں ایوانوں سے بل کی منظوری پر صدر ٹرمپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ بل دونوں بڑی سیاسی پارٹیز یعنی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے مابین سمجھوتے کے بعد پیش کیا گیا تھا۔ صدر کو اس پر سب سے بڑا اعتراض اس میں بارڈر وال کے لیے کافی فنڈز کا شامل نہ ہونا ہے۔ دوسری جانب نیشنل ایمرجنسی کے کسی ممکنہ فیصلے پر صدر ٹرمپ کو اپوزیشن اور خود اپنی جماعت سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا ہے کہ اگر اس فیصلے میں ریپبلکنز صدر کا ساتھ دیتے ہیں تو ان سے ہماری مفاہمت مشکل ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ریپبلکنز چاہے کچھ بھی کہیں، ان کو بھی در حقیقت صدر کا یہ فیصلہ پسند نہیں ہوگا۔ اگر صدر ایک ایسے ایشو کو ایمرجنسی بنا کر نافذ کرنا چاہتے ہیں جو صرف ان کے نزدیک ایمرجنسی ہے، تو سوچئے کچھ مختلف اقدار رکھنے والا امریکی صدر بھی کسی اور چیز کو جواز بنا کر ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے۔ اگر انہیں ایمرجنسی نافذی کرنی ہے تو آج کریں، جب امریکہ میں پھیلی اسلحے سے تشدد کی وبا کی عکاسی کرنے والے ایک واقعے کی برسی ہے۔ اصل میں تو یہ مسئلہ نیشنل ایمرجنسی ہے۔ بل کی منظوری کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کانگریس کی اس نئی پیشکش کا تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان پر اپنے ملک کے لوگوں کی سلامتی کی جو ذمہ داری ہے وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جی اسد۔ تھینک یو سر۔ پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ خبروں کے علاوہ تجزیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو تجزیے آپ کو پڑھنے کو ملیں گے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان اور سعودی تعلقات بہتر بنانے میں فوج کا کافی اہم کردار ہے۔ آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں، اس پر آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی فیس بک پیج پر دے سکتے ہیں۔ امریکہ کی سلیکن ویلی دنیا بھر میں ٹیکنالوجی میں جدت اور کامیابی کے لیے مانی جاتی ہے۔ سلیکن ویلی میں کامیابی کا مطلب ہے کہ آپ نے دنیا بھر میں اپنے آپ کو منوا لیا۔ اگر سلیکن ویلی کے بلینئر کلب کی فہرست مرتب کی جائے تو اس میں ایک پاکستانی کا نام بھی اوپر نظر آتا ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے راغب حسین، جن کا جو اوور آل بزنس ہے وہ سلیکن ویلی میں ہے، صبا شاہ خان ان سے ہماری ملاقات کروا رہی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ سلیکن ویلی کی سیمی کنڈکٹرز بنانے والی کمپنی کیویم کے اوریجنل کیمپس میں داخل ہوں تو دیوار پر لگے 30 پیٹنٹس پر راغب حسین کا نام ہے۔ ان کے پہلے پیٹنٹ کی مالیت $100 ملین تھی اور آج ان کی کمپنی کی قیمت $6 ارب ہے۔ Seeking knowledge is always my dream and that always have driven me. ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نہیں جانتا۔ اسی جذبے اور سخت محنت کی بنیادوں پر کراچی کے متوسط خاندان کے راغب حسین کی آج کی کامیابی کی عمارت کھڑی ہے۔ کراچی کی این ای ٹی یونیورسٹی سے بیچلرز کے فوراً بعد راغب کو امریکہ میں تعلیم کے لیے اسکالرشپ ملا، تاہم ناکافی مالی وسائل کے باعث وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد انہیں امریکہ میں نوکری کا موقع ملا۔ ملازمت کے ساتھ سین ہوزے یونیورسٹی میں ماسٹرز کی پڑھائی کے دوران انہوں نے مختلف اسٹارٹ اپس یعنی نئے آئیڈیاز کی بنیاد پر شروع ہونے والے بزنسز کے ساتھ کام کیا اور سیکھا۔ تبھی انہیں اپنی کمپنی شروع کرنے کا خیال آیا۔ 16-18 گھنٹے کام کرنے کی آپ کو عادت ہو، یور ورکہولک، تو آپ اس سے بہتر ہے کہ اپنا ہی کام کریں بجائے اس کے کہ کسی اور کے لیے کام کریں۔ جان گمنڈر کی راغب سے ملاقات 15 برس پہلے ہوئی۔ اس وقت راغب نے کیویم کے نام سے اپنی سٹارٹ اپ کمپنی شروع ہی کی تھی۔ آپ کو ایسے شخص کا ملنا مشکل ہے جو بزنس اور مارکیٹس کی سمجھ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی کے لیے صحیح کوڈ لکھنے تک کی گہری سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ فوربس میگزین کے مطابق سلیکن ویلی میں نئے آئیڈیا پر بننے والے 90% بزنسز یا سٹارٹ اپس فیل ہو جاتے ہیں۔ تو راغب حسین نے یہ کیسے یقینی بنایا کہ ان کی کمپنی نہ صرف کامیاب ہو بلکہ انڈسٹری لیڈرز میں گردانی جائے؟ ہمیشہ ہم نے کسٹمر کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، ان کی پرابلم کو سمجھا ہے، ان کے پرابلم کو سالو کیا ہے، اور سلوشن جو ہم لے کے آئے ان کے لیے اتنا ویلیوبل تھا کہ وہ اس کو یوز کرنے میں بڑے خوش تھے۔
जिस वक्त केवीएम का सालाना रेवेन्यू $4 करोड़ था, रागिब और उनकी टीम कंपनी को स्टॉक मार्केट ले गए, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू $1 अरब तक बढ़ गया और हाल ही में $6 अरब के एवज केवीएम मार्वल टेक्नोलॉजीज ग्रुप का हिस्सा बन गई। वेरी कॉम्प्लीमेंट्री मर्जर है ये और जो कंबाइंड कंपनी विल बिकम मच मोर पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। वक्त को दुनिया की सबसे कीमती चीज मानने वाले रागिब हुसैन अपना बहुत सा वक्त और वसाइल कोशिश फाउंडेशन के जरिए फलाही तालीमी सरगर्मियों में लगाते हैं, जिसकी एक मिसाल NED यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मास्टर्स के और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को हमने जॉब्स ऑफर की, हम उनको सैलरी दे सके, जिसकी वजह से कुछ जॉब्स क्रिएट हुई और फिर ये प्रोसेस अभी तक चल रहा है। रागिब हुसैन की $1 करोड़ की फंडिंग से शुरू होने वाले इस रिसर्च सेंटर का मकसद पाकिस्तानी इंजीनियर्स और तलबा को आला मेयार की रिसर्च के मौके फराहम करने के साथ पाकिस्तान के मसाइल को पाकिस्तान में ही हल करना है। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया। चलें, इधर थोड़ा सा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगे, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। जुलाई 2016 में मारूफ कश्मीरी अस्करियत पसंद बुरहान वानी की हलाकत के बाद कश्मीर के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर माफ़ कीजिएगा तकरीबन 6 माह तक बदअमनी जारी रही। इस दौरान नादिया मुश्ताक मीर तेज़ी के साथ मकबूल हुई। वो एक ख़त्तात हैं जिनके फ़न पारे आज न सिर्फ मुकामी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत पसंद किए जा रहे हैं। नादिया मीर दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रही हैं, इस बारे में पेश करते हैं आपके लिए श्रीनगर से ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की रिपोर्ट। अस्करी कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के बेशतर इलाकों में कारोबार ज़िंदगी कई माह तक मफलूज रहा। दूसरे शहरियों की मानद इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री रखने वाली नादिया मुश्ताक मीर भी घर की 4 दीवारी के अंदर तक महदूद हो गईं। उन्होंने वक्त गुजारने के लिए बावर्ची खाने की दीवारों पर लगी टाइलों पर खतूत कशी शुरू कर दी। यही चीज़ उनके अंदर के खतात को बाहर लाने का सबब बन गई। उन दिनों एक हिसाब से हम घर पे कुछ करते नहीं थे, 24 घंटे सिर्फ होते थे, मतलब घर पे ही थे। 100 डेज ऑलमोस्ट था। तो उन दिनों मुझे लगा कि मैं क्यों ना जो ये अब रह गई हैं इन चीज़ों का कुछ मैं यूटिलाइज करूं कहीं पे। तो मैंने ये चीज़ें उठाई, इन पे ड्रॉ करने लगी। न कहीं से बाकायदा ट्रेनिंग न तालीम, इसके बावजूद थोड़े ही अरसे में नादिया मीर के काम को सराहा जाने लगा। आज उनकी खताती के नफीस नमूनों को न सिर्फ मकामी सतह पर हाथों हाथ लिया जा रहा है बल्कि उनके काम को बाहर के ममालिक में भी सराहा जा रहा है। उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ यूरोप और भारत से भी ऑनलाइन ऑर्डर्स मिलने लगे हैं। एक नॉस्टैल्जिक एक जो ट्रेंड चली है उसमें यहाँ पे जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स रहे हैं, खुसूसन कैलीग्राफी, इस्लामिक कैलीग्राफी, उसको काफ़ी पसंद किया जाता है। और यहाँ पे हमारे कुछ नौजवान हैं, हम लोग काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें नादिया मीर भी शामिल है। उसका काम अच्छा है, उसका एंथुसियाज्म अच्छा है। शी इज़ वेरी पैशनेट एंड शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ दिस आर्ट। नादिया कहती हैं कि उनका रुझान फैशन डिज़ाइनिंग की जानिब तो था, लेकिन खताती की जानिब वो कुछ हादसाती तौर पर और कुछ जानने वालों की हौसला अफजाई से ही आईं।
میں نے کبھی آرٹ کیا نہیں تھا ایک حساب سے, میں صرف ڈیزائننگ کرتی تھی. بٹ یہ چیز کے بعد جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد جب اس میں ڈیمانڈ زیادہ آنے لگی, لوگوں کو میرا کام کافی اچھا لگنے لگا, اینڈ جتنے آرڈرز آنے لگے اس سے مجھے لگا کہ نہیں, یہ کام اب واپس آ رہا ہے یہاں پہ. نادیہ میر اب وہ بھی کرنا چاہتی ہیں جو ان کے بقول پہلے کسی نے نہیں کیا ہے. یہ کام سے مجھے ایک سکون سا ملتا ہے, کیونکہ یہ کام کرنے میں ایک مزہ بھی ہے. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر. اور اب کچھ لوگوں کے لیے ایک دلچسپ فیکٹ. دنیا کی تقریباً 2 ارب آبادی کیڑے مکوڑوں کو خوراک کے طور پر استعمال کرتی ہے, تاہم امریکی اس معاملے میں کچھ پیچھے رہ گئے ہیں. کیسے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے ان کی, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ڈینور کولوراڈو کی نواح میں موجود یہ شپنگ کنٹینر روکی ماؤنٹین مائکرو رینچ نامی کاروبار کا مقام ہے. اس کی بانی وینڈی میکل اس فارم میں اپنے ننھے منھے لائف سٹاک کا جائزہ لے رہی ہیں. یہ کولوراڈو میں کھانے کے قابل کیڑے مکوڑوں کا پہلا اور واحد فارم ہے. ہم جھینگروں اور سنڈیوں کو ریسٹورنٹس اور مینوفیکچررز کو فروخت کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر ادارے کے مطابق گائے اور مرغی کے گوشت کے ذریعے دنیا کی آبادی کی پروٹین کی ضروریات کو پورا کرنے کا عمل پائیدار نہیں. کیڑے مکوڑوں سے پروٹین حاصل کرنا ممکن ہے. وینڈی میکگل یہاں ہر مہینے 275 کلو تک کیڑے مکوڑے پیدا کرتی ہیں. ان حشرات کو کھانے میں اناج دیا جاتا ہے اور پانی کی جگہ گاجر کھلائی جاتی ہے. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح کم زمین, پانی کی کمی اور پہلے سے زیادہ گرم کرائرز کے باوجود خوراک پیدا کی جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلایا جائے. یہاں آنے والے زیادہ تر سیاحوں نے کبھی کیڑے نہیں کھائے اور چاہتے بھی نہیں. آپ اسے عام طور پر بری ہوئی چیزوں کے گرد دیکھتے ہیں. یہ میرے لیے باعث کشش نہیں کہ اتنی جنگلی چیز کو کھاؤں. لیکن ایمی فرینکلن سنڈیوں کو کھانے کے طور پر استعمال کرنے کی دلدادہ ہیں. ہم خوراک کے لیے کیڑے مکوڑے کاشت کرتے ہیں کیونکہ دوسرے ملکوں میں جہاں ہم کام کرتے ہیں یہ بہت مقبول ہیں. بہت سے یتیم خانوں کی اپنی زمینیں نہیں ہیں, ان کے پاس سبزیاں یا پھل اگانے یا مرغیاں پالنے کی بھی جگہ نہیں, لیکن کیڑے مکوڑے چھوٹی سی جگہ پر پالے جا سکتے ہیں. ڈینور کا ایک ریسٹورینٹ کیڑوں پر مشتمل کھانوں کو فروغ دے رہا ہے. گائے کا گوشت پسند تو سب کو ہے, لیکن کوئی ایسا سائنسدان نہیں جو آپ کو یہ کہے کہ گوشت کے لیے مویشی پالنا ایک پائیدار عمل ہے. دنیا بھر میں تقریباً 2 ارب لوگ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں اور اب آہستہ آہستہ امریکی بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. شیلی شلیندر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ. اور اب اس دلچسپی سے کچھ باہر آنے کے لیے ہالی ووڈ ہائی لائٹس جانتے ہیں. ہالی ووڈ میں کیا ڈیولپمنٹس رہیں, وردہ خلیل سے. ڈزنی پکچرز نے اینیمیٹڈ فلم فروزن 2 کا ٹریلر جاری کر دیا ہے جو یوٹیوب پر نمبر 1 ٹرینڈ بن چکا ہے. ٹریلر میں کوئی ڈائیلاگ یا گانا شامل نہیں, لیکن اس میں ایلسا کو اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. فلم 22 نومبر کو ریلیز ہوگی, مگر ٹریلر ایک دن میں 1 کروڑ سے زیادہ ویوز حاصل کر چکا ہے. آسکر ایوارڈز میں صرف چند روز ہی باقی ہیں, لیکن تقریب سے جڑے تنازعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایوارڈ دینے والی اکیڈمی نے 4 کیٹیگریز کو کمرشل بریکس کے دوران ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے, جس پر سخت تنقید کی جا رہی ہے. اس میں سینیماٹوگرافی, ایڈیٹنگ, بیسٹ لائیو ایکشن شارٹ فلم اور ہیئر اینڈ میک اپ کے ایوارڈز شامل ہیں. ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ فلمی صنعت کی توہین اور ایک احمقانہ فیصلہ ہے, جبکہ اکیڈمی کا کہنا ہے کہ فیصلہ ایوارڈ تقریب کو 3 گھنٹوں تک محدود رکھنے کی خاطر کیا گیا ہے. وردہ خلیل, اردو VOA, وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آپ ہماری facebook.com/urdu VO کی ویب سائٹ پہ اور ویب سائٹ پہ انفیکٹ ضرور آئیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.